हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम अम्मा पोएम को स्टडी करने चल रहे हैं। यहाँ अम्मा का मतलब है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे हमारी ग्रैंड माँ है या हमारे ग्रैंड पा है। ऑफकोर्स दे आर ओल्ड पीपल बट इट इज़ अ ग्रेट फन टू बी विद देम। तो उनके साथ हमारा समय बहुत अच्छा बीतता है। दे आर ऑलवेज नाइस टू अस। बहुत मस्त टाइम उनके साथ बीतता है। उनके साथ रहने समय बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये पोएम जो है, इस पोएम को ताबिश खैर साहब ने लिखी है और ये इंडियन मोड राइटर हैं। रांची में इनका जन्म हुआ था 1966 में। इस वक्त वो डेनमार्क में रहते हैं और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, जो कि वहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ आरस। यहाँ कुछ बुक के नाम दिए जैसे बाबू फिक्शंस है, द बस स्टॉप्ड है। उनकी जानी मानी पुस्तकें हैं। कुछ अवार्ड्स का भी यहाँ पे जिक्र है, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर उनका जो कलेक्शन है वेयर पैरल लाइन्स मीट है ना, तो उसमें जो पोएम्स हैं उसी में से पोएम ली गई है अम्मा। यानी इस पोएम में ताबिश खैर साहब अपनी दादी को याद करते हैं एंड सी इज़ नो मोर नाउ, तो उन्हें याद करते हैं। तो इस पोएम में हम देखेंगे कि हमारी जो पुरानी यादें होती हैं, जिन्हें हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, उसकी बात होगी। और जब उनके साथ वक्त बिताते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी ना उनकी याद हमारे मन में बनी रहती है। हम उनकी खालीपन को महसूस करते हैं। खालीपन का मतलब ये है कि जिसे इसमें हम देखेंगे एम्प्टीनेस कहा जाएगा, एम्प्टीनेस। तो वो हमें फ़ील होता है यार, कभी हमारे साथ थे और आज नहीं है। और साथ में हम देखेंगे कि इसमें जो टाइम होता है ना, क्योंकि वो रुकता नहीं है, तो टाइम के बीतने के साथ साथ, टाइम पैसेज के साथ साथ वो यादें बनी रहती हैं या खो जाती हैं। और एक दिन हम आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा। जो चीज़ें बनी हैं वो पुरानी होती होती ख़त्म हो जाती हैं, और जो अभी हैं वो आगे आने वाले समय में कभी ना कभी तो दे विल कलेप्स। तो वो चीज़ें इसके अंदर हैं। और फैमिली बॉन्ड की बात है इसके अंदर। अपनों से प्यार, चाहे वो रहें हमारे साथ चाहे ना रहें, तो और उनको मिस करना, वो कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम पोएम में बढ़ते हैं। और ये पोएम जो है यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 6 स्टेंजाज में है। समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी हम यहाँ पे जो स्टेंजाज हैं उनको पढ़ेंगे, उनके लिटरल मीनिंग के साथ साथ उसमें क्या डीप मीनिंग निकलते हैं, जो हम अपनी पोइट्री के साथ करते हैं। पोइट्री जैसे पढ़ी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए। जितने मीनिंग्स होते हैं उतने सारे मीनिंग्स निकालने चाहिए। मेरे अलावा अगर आप भी कोई मीनिंग निकाल पा रहे हैं इसमें कि सर ये भी हो सकता है क्या, इसमें ये भी हो सकता है क्या, तब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके जो भी नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, सेंट्रल आइडिया है, थीम है, समरी है, इंग्लिश हिंदी में वर्ड मीनिंग, सब आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे आप जो है थोड़े से लो पेमेंट पे आप हमसे ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर आप जाके अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। कुछ डाउट है आप तो बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सब कुछ मिटाकर पोएम में आगे बढ़ते हैं। ये इसका पहला स्टेंजा है और इसके पोएटिक डिवाइसेस को भी हम लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड ट्राइंग टू लर्न हाउ वी प्रोसीड विद द पोएम। डाउन द स्टेयर्स ऑफ दिस हाउस, यानी सीढ़ियाँ हो गई। दिस हाउस का मतलब ये हो गया कि वो अभी उस घर में है जहाँ पर वो पोएम का जिक्र कर रहा है, जिस घर का। तो इस घर में सीढ़ियों के नीचे वेयर, जहाँ पर प्लास्टर, जो प्लास्टर है, फ्लेक्स एंड फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब होता है कि गिरना, फ्लेक्स का मतलब होता है कि जब पुराना घर हो जाता है तो उसका जो प्लास्टर होता है वो पपड़ी बन के ऊपर से निकलने लगता है, अंदर ईंटें दिखाई देने लगती हैं। थ्रू द इंटीमेट एम्प्टीनेस, देखिए एम्प्टीनेस का मतलब हो गया खालीपन, मतलब थिंग्स आर नॉट देयर। इंटीमेट का मतलब होता है कि अपना सा, क्लोज, पर्सनल, फेमिलियर, जाना पहचाना सा, अजनबी नहीं, अनजान नहीं। ऑफ इट्स रूम्स एंड हॉल, तो ये घर है, इस घर में कमरे और उसके हॉल की बात हो रही है कि उस घर में हॉल भी होगा, बड़ा घर रहा होगा। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि सीढ़ियों के नीचे पपड़ियाँ गिर रही हैं, घर बहुत पुराना हो चुका है, ओल्ड हाउस की बात हो रही है यहाँ पे। थ्रू द इंटीमेट एम्प्टीनेस ऑफ इट्स रूम्स एंड हॉल, तो अब मैं इस रूम में जाता हूँ, इसके कमरों में जाता हूँ तो मुझे खालीपन महसूस होता है। खालीपन का मतलब ये है कि कभी आप थी यहाँ पर, आपके ना रहने से आपको मैं मिस कर रहा हूँ। और एक खालीपन इंटीमेट है। इंटीमेट का मतलब होता है अपना सा है, अपनों का खालीपन है। अपने थे कभी और अब नहीं है, यानी दादी माँ आप थी कभी यहाँ पर और अब नहीं है, ये मुझे महसूस होता है। यहाँ पर ये जो एम्प्टीनेस है, मतलब वो कमरों में और भी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दादी की ना होने से उसे जो कमी महसूस हो रही वो है एम्प्टीनेस। यहाँ पर एक डीप इमोशनल कनेक्शन आप कह सकते हो कि हमें फील हो रहा है। और ये जो घर है, यहाँ पर इट होल्ड्स मेमोरीज रिलेटेड टू हिज अम्मा। तो इसके कमरे, इसके हॉल आपकी याद दिला देते हैं कि आप नहीं हैं। आई हेयर योर स्लो फुट स्टेप्स,
लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आपके चलने की कदमों की आहट, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि सी वॉज ओल्ड, है ना, दादी थी, तो तेज़ी से दौड़ तो नहीं सकती बच्चों की तरह से, तो आपके धीमे धीमे से चलने की कदमों की आहट, ग्रैंड मदर, दादी अम्मा, ईको और पॉज। पॉज का मतलब होता है रुकना, ईको का मतलब होता है गूंजना। तो इन कमरों में, इन हॉल में आज भी मुझे आपके चलने की आवाज़ें मेरे दिल में, दिमाग में गूंजती हैं। आपका रुकना, फिर चलना, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड एज होने की वजह से उनकी केयरफुल वॉकिंग की बात की गई है। तो इस स्टेंजा में पोएट जो है बताता है, एक खाली घर का वर्णन करता है जिसके प्लस्तर गिर रहे हैं, स्थान शांत है, खाली है, लेकिन दादी के चलने की आवाज़ गूंजती है मन में। वो धीमे धीमे कदमों से चलती हैं, और ये जो खालीपन है, ये मैं महसूस करता हूँ, आपकी याद दिलाता है, और एक परिचित सा याद दिलाता है, इंटीमेट एम्प्टीनेस का एहसास होता है। तो यहाँ पे ये अपने दादी के से आपकी यादों से अभी भी जुड़े हैं, ये बताते हैं। अगर हम इसमें पोएटिक डिवाइस की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक इमेजरी है। यहाँ पे इमेजरी का मतलब ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, इमेजरी बनने लगती है। और जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्टीनेस, प्लास्टर का गिरना, एट्सेट्रा ना। इसके अलावा इसमें बच्चों जो बहुत ही ईजी है, जो आप आसानी से ढूंढ लेते हैं, वो है एलिट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे जो ये एफ़ है ना, ये एफ़ और ये एफ़, तो इसका भी यहाँ पे होगा फ़ा, इसका भी यहाँ पे होगा फ़ा। तो यहाँ पे एलिट्रेशन क्या होता है, हम पोएम में आपको बताते रहते हैं, है ना, कि जहाँ पर नियर बाई वर्ड्स में जो पहला जो लेटर है ना, उसकी साउंड मैच करती है और वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये लाइन है बिना किसी पंक्चुएशन के मूव कर गई है, ये लाइन है बिना किसी पंक्चुएशन के आगे मूव कर गई है, तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन है नहीं, तो वहाँ पर हम कहते हैं इनजैममेंट। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है, इनजैममेंट। ये सिर्फ अगर आप हमारी पोएम्स पढ़ते रहते होंगे तो आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे घर को पर्सोनीफाई भी किया गया है, मतलब उसको ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये खालीपन का एहसास दिलाता है। तो खालीपन एक इमोशनल फीलिंग है। एक इमोशनल टच इसमें दिया गया है कि जो घर है, मीन्स इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज हैविंग इंटीमेट एम्प्टीनेस। तो इमोशनल टोन जो होती है वो तो ह्यूमन से रिलेटेड होती है, तो पर्सोनिफिकेशन भी है। हम जब पोएम पूरी पढ़ लेंगे तो ओवरऑल भी पोएटिक डिवाइसेस हम देखेंगे। तो इस स्टेंजा में वो मिस कर रहे हैं उनको। आप नहीं हैं, पर आपकी याद, आपके कदमों की चलने की आहट हमें सुनाई देती है। आगे हम बढ़ते हैं तो कहते हैं कि as they used to through long summer afternoons spent within the watered down four walls of खस and fragile drinks। यहाँ पे हम फ्रेजाइल का मीनिंग लेंगे, ऑफ आइस, मैंगो और लेमन, द सर्किल ऑफ वाटरमेलन, क्रिसेंट्स का मीनिंग भी आप जानते ही होंगे। यहाँ पे पोएट कहता है कि दे का मतलब ये है कि पोएट खुद जब छोटा रहा होगा बचपन में, और अपनी दादी जब उसकी रही होंगी, तो उसके जो सिबलिंग्स रहे होंगे, मतलब उनकी बात वो कर रहा है कि वे लोग, मतलब बच्चे लोग, जो घर के बच्चा पार्टी, एज दे यूज टू, दादी के साथ, अम्मा के साथ, एज दे यूज टू थ्रू लॉन्ग समर, गर्मियों के मौसम में। लॉन्ग समर का मतलब होता है गर्मी के मौसम, लंबे गर्मी के महीने, है ना, सर्दी कम पड़ती है, गर्मी के दिन ज़्यादा रहते हैं। आफ्टरनून्स, दोपहर के समय तपती गर्मी में। स्पेंट विद इन द वाटर डाउन फोर वॉल्स ऑफ खस एंड फ्रेजाइल ड्रिंक्स। तो वाटर, देखिए अभी तो एसी यूज हो जाता है, कूलर लोग लगा लेते हैं, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि खस जो होती है उससे टटिया वगैरह बनाकर और उसको खिड़कियों पे लगा दिया करते थे, तो उससे, और उसको थोड़ा भिगो दिया करते थे, तो वो ठंडक प्रदान करती थी अंदर। तो वाटर डाउन का मतलब ये है कि दीवारों पर, यहाँ पे खिड़कियों की दीवारों पे ही होगा अक्सर, डाल दिए जाते थे, खस की टट्टियाँ लगा दी जाती थी, एक कह सकते हैं आपकी एक कवरिंग कर दी जाती थी, उसमें पानी डाल दिया जाता था। वैसे आप, अगर आपने कूलर देखा होगा तो कूलर में किनारे किनारे जो हल्की सी, है ना, भूसा टाइप की जो लगी होती हैं, वो एक कवरिंग होती है, पानी उसी में से जो है नीचे से ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहता है और ठंडक आती रहती है, तो वो खस ही एक प्रकार से। आजकल तो सिंथेटिक आती हैं, बनावटी आती हैं, तो नेचुरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल खस यूज होती थी और उसमें पानी गिराया जाता था, तो उससे हमारी जो समर आफ्टरनून्स बीत जाया करती थी। और हम लोग ड्रिंक्स का यूज़ करते थे, बर्फ़ का यूज़ करते थे, और आम का सीज़न होता है वो, तो मैंगो का, लीमन का, नींबू का शरबत वगैरह हम यूज़ करते थे। एंड सर्किल का मतलब यहाँ पे जो ये दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए ना कि क्रिसेंट का मतलब होता है कि अर्धचंद्राकार में, है ना, तरबूज और खरबूज ये सब गर्मी की चीज़ें खाने की हैं, तो इसको एंजॉय किया करते थे, और तरबूज क्रिसेंट रूप में।
तो ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं इसको समझने में। लेकिन यहाँ पे फ्रेजाइल का मतलब, जैसे फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, सॉफ्ट, डेलिकेट। कहने का मतलब ये है कि नॉट अल्कोहलिक टाइप जिसमें नशा होता हो, और कहने का मतलब रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, मतलब नॉट अल्कोहलिक टाइप कि आप नशा करने के लिए उसको यूज़ करते हो। तो इसलिए यहाँ पे मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए यूज़ किया गया है, शरबत वगैरह, है ना। और दीज ड्रिंक्स आर लाइट एंड कूलिंग इन नेचर, ठंडक प्रदान करते हैं। तो इस स्टंजा में कवि गर्मियों के दिनों की याद करता है, उसने अपने दादी के साथ जो वक्त बिताए थे। वही नहीं, और भी लोग घर के थे। अंदर खस के पर्दों और जो ठंडे जो ड्रिंक्स हैं, आम या नींबू के रस के साथ रहते थे। वो तरबूज के टुकड़ों की ताजगी भी याद करता है जिसे वे साथ खाते थे। तो ये जो है यहाँ पे वो मिस करते हैं, ये चीज़ बताई गई है। यहाँ पे बिताए गए पलों को याद कर रहे हैं। जब हम पुरानी यादों में खो जाते हैं तो उसे कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। तो ही इज़ बीइंग इन नॉस्टैल्जिया। अगर हम यहाँ पे पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इमेजरी तो है ही, साथ साथ यहाँ पे एलिट्रेशन अगर आप ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। कहाँ है ज़रा बताइए। वॉटर्ड का डब्ल्यू, वॉल्स का डब्ल्यू, है ना। यहाँ पे भी वॉ, यहाँ पे भी वॉ। तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन। और भी यहाँ पे एलिट्रेशन है, आप ढूंढ लीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसके अलावा ये जो थोड़ा सा मिटा दें, ये जो वाटर डाउन 4 वॉल्स हैं, यानी पानी में भीगी हुई खस की चारों तरफ दीवारों पर जो कवरिंग है, पर्दे हैं, ये मेटाफर है ना, जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए मेटाफर है? शेल्टर का, है ना, मतलब जो घर है जिसमें वो लोग रह रहे हैं उसके लिए। अ प्लेस ऑफ कंफर्ट एंड रिफ्रेशमेंट, है ना, मतलब कंफर्ट भी उसके अंदर और साथ में वो लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे बन जाएंगी। तो ये तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब हम आगे वाले स्टेंजा में चलते हैं। और स्लोली यू सफल का मीनिंग लेंगे। एग्जामिनिंग ईच न्यू टीयर इन द कर्टेन्स, टीयर का भी हम मीनिंग लेंगे। विच विल हैव टू बी मेंडेड व्हेन द फर्स्ट मानसून रेन प्रोवाइड्स अ रिस्पाइट फ्रॉम सन curtails द नीड फॉर शेड। यहाँ पर पोएट यानी कि ताबिश खैर साहब कहते हैं, याद करते हैं अपनी जो अम्मा है उनके केयर जो उस घर को लेकर रहती थी। क्योंकि देखिए घर में जो मम्मी होती हैं या दादी होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, है ना, वो घर की बहुत केयर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। तो वो यहाँ बताया गया कि धीरे धीरे शफल का मतलब होता है कि जेकी सी वॉज इन ओल्ड एज, तो वो धीरे धीरे पैर घसीट कर मूव करना, चलना, वो है सफल। टू वॉक स्लोली एंड ड्रैगिंग फीट, जैसे थकान सी महसूस हो रही है उस टाइप की। एग्जामिन का मतलब होता है कि जांचना, परखना, देखना, है ना। जैसे आपकी कॉपी जो होती है, एग्जामिनेशन होता है, आपको परखा जाता है, फिर बाद में उसको चेक किया जाता है। तो वो जांचती हैं, परखती हैं, देखती हैं कि ईच न्यू टीयर इन द कर्टेन्स, कर्टेन्स तो पर्दे हो गए, आप जानते ही हैं। टीयर का मतलब होता है कि उसमें कहीं फट तो नहीं गए हैं पर्दे, कहीं कोई चीरा तो नहीं लग गया है, कोई होल तो नहीं हो गया है। तो पर्दे जो हैं कहीं कुछ इनमें पुराने होने की वजह से अगर उनमें कोई टीयर आ रहा हो तो उसको ध्यान से देखती हैं। विच विल, यहाँ खाली पर्दों की बात नहीं है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो घर के कोने कोने पर उनकी नज़र रहती थी। विच विल हैव टू बी मेंडेड, मेंडेड मतलब होता है उसकी मरम्मत करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है तो व्हेन द फर्स्ट मानसून रेन, तो मानसून रेन का मतलब ये है कि भाई जब लगभग मई के बाद से ही कहीं मई में या जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर हमारा जो है वो रेनी सीजन होता है, तो उसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं। तो उस समय जो पानी बरसता है, मतलब ठंडी में बरसने वाले पानी की बात नहीं, गर्मी में बरसने वाले पानी की बात हो रही है, तो उसे मानसून रेन कहते हैं। क्योंकि जब पानी बरसेगा, प्रोवाइड्स अ रिस्पाइट फ्रॉम सन, तो कहती हैं कि देखिए पर्दे में अगर कुछ टीयर है तो उसे हमें रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। जब फर्स्ट मानसून रेन आएगी, फर्स्ट मानसून रेन मतलब जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा, प्रोवाइड्स मतलब होता है प्रदान करना, टू गिव, तो प्रोवाइड्स अ रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है राहत, आराम, रिलीफ, किसी मुश्किल चीज़ से छुटकारा दिलाना, तो हमें रिस्पाइट महसूस होता है। फ्रॉम सन, सन का मतलब सूरज, सूरज का मतलब धूप। तो देखिए गर्मियों में धूप आती है, दीवारें गर्म हो जाती हैं, तो हम उसको खस वगैरह से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, जो हमने यहाँ देखा था समर टाइम यहाँ पे। और उसी समर टाइम में बाद में बरसात का मौसम आता है, तो इसी तरह से स्टेंजा आगे बढ़ गया है। तो उस समय तो सूरज की तपती धूप से बचने के लिए हमें कर्टेन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्टेन्स हमें मेंड भी करने हैं, रिपेयर भी करने हैं, लेकिन अगर अभी हटा लेंगे तो सूरज की रोशनी सीधा कमरों पर आएगी और कमरे और गर्म हो जाएंगे, तो अभी नहीं हटा सकते। जब फर्स्ट मानसून रेन आएगी, कर्टेल्स मतलब होता है कि कम कर देना,
तो यहाँ पे क्या कम करने से मतलब है, द नीड मतलब ज़रूरत, शेड मतलब छाया। तो पर्दे जो हैं वो सन धूप से हमें छाया प्रदान करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में तो वैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बादल छाए रहते हैं तो सूरज की रोशनी आती नहीं है, कुछ ठंडक भी रहती है, मौसम अच्छा हो चुका होता है, तो हमें पर्दों की ज़रूरत नहीं, तब हम पर्दे निकाल कर उनकी मरम्मत कर लेंगे, पर अभी नहीं। तो यहाँ पे कर्टेल का मतलब है कि छाया की ज़रूरत को कम कर देते हैं, मतलब जो हमें शेड चाहिए होती है हमारे घरों को सूरज की रोशनी से, तो उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। वी डोंट नीड मच द कर्टेन्स ड्यूरिंग द समर मानसून, हम उनकी मरम्मत कर सकते हैं। अगर हम इसमें पोएटिक डिवाइस की बात करें तो सबसे पहले आप एलिट्रेशन ढूंढिए इसमें कहाँ है। बहुत ही आसान है, स्लोली का सा, सफल का सा, और भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इमेजरी तो बननी ही बननी है ना, पर्दे छाए हुए हैं, अम्मा उनके पास धीरे धीरे चलती हुई नज़दीक जा रही हैं, उनको हाथ से देख रही हैं कहीं फटे पुराने तो नहीं हो गए हैं। तो ये द अम्माज केयरफुल लुक्स अराउंड एवरीथिंग इन द हाउस, है ना, घर में हर जगह कहाँ पर क्या किसको मेंडिंग की ज़रूरत है, कहाँ नए की ज़रूरत है, कहाँ हटाना है, और वो भी बहुत ही मतलब बहुत ही वाइज डिसीजंस लेके चलना पड़ता है कि मतलब अभी नहीं, जब मानसून सीजन जाएगा तब। तो दीज पीपल आर वाइज इन मेंटेनिंग द हाउस एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, चाहे वो परिवार हो चाहे वो घर की चीज़ें हों। तो ये बताता है किस प्रकार से जो है दादी जो है पूरे घर के प्रति उनकी देखभाल, समर्पण को दर्शाता है, छोटी छोटी समस्याओं को भी वो देखती हैं, और ये बताता है कि उनका घर से कितना लगाव है। सो सी नोटिसेस इवन स्मॉल प्रॉब्लम्स, है ना, शोइंग हर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द प्लेस वेयर सी हैज़ लिव्ड फॉर सो लॉन्ग। और यहाँ पे एक हम सोच रहे हैं और भी पोएटिक डिवाइस आपको बता दें, वो है सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को शो करती है। तो जैसे यहाँ पे आराम मिलेगा, सन से आराम मिलेगा, तो यहाँ पे जो रिस्पाइट है ये सोज, यानी इट सिम्बोलाइजेज, हम इंग्लिश में कहेंगे चेंज एंड रिलीफ। चेंज का मतलब होता है कि मौसम बदलेगा और फिर हमें राहत मिलेगी। तो रिस्पाइट सिम्बोलाइजेज चेंज एंड रिलीफ फ्रॉम हार्श समर, है ना। तो अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं। स्लोली ऑन आर्थराइटिक जॉइंट्स यू मूव फ्रॉम रूम टू रूम, मार्किंग द डैमेज ऑफ द ईयर्स, इवेल्युएटिंग हाउ सून द पास्ट विल कोलैप्स और हाउ लॉन्ग द प्रेजेंट विल लास्ट, मतलब प्रेजेंट लास्ट। देखिए यहाँ पे जो है एक पोएटिक डिवाइस और हमें बता देना चाहिए था कि देखिए यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है, इंजैममेंट, जो मैंने आपको पिछले वाले स्टैंजा में भी बताया था, ठीक है ना। ये वही चीज़ हमें यहाँ पे भी शो हो रही है ना। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे भी कोई पोएटिक, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं, लाइन बिना पंक्चुएशन के आगे मूव कर जा रही है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा इंजैममेंट, ठीक है जी। तो इसमें बताया गया है कि स्लोली, धीरे धीरे, ऑन आर्थराइटिक जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब होता है कि जो हमारे घुटने होते हैं तो उनमें ओल्ड एज के साथ उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो वो कड़ी हो जाती है, मूवमेंट दिक्कत करता है, पेन होता है जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हड्डियों के, जिसे हम गठिया कहते हैं। गठिया कारण काफ़ी दर्द होता है जोड़ों में। तो पता चलता है कि दादी काफ़ी एज जो उनकी हो चुकी है ना। तो ग्रैंड मदर्स एज एंड फिजिकल स्ट्रगल को भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। मूव फ्रॉम रूम टू रूम, उसके बावजूद भी आप एक जगह बैठती नहीं है, इस कमरे से उस कमरे में मूव करती रहती हैं। मार्किंग द डैमेज ऑफ द ईयर्स, मार्किंग का मतलब होता है कि ध्यान से पहचानने की कोशिश करती हैं। डैमेज ऑफ द ईयर्स, अभी देखिए बच्चों, डैमेज ऑफ द ईयर्स, डैमेज माने नुकसान, ईयर्स का मतलब सालों, तो सालों के नुकसान को देखती हैं। तो वर्षों के नुकसान का मतलब ये है कि ये जो घर है ये काफ़ी पुराना हो चुका है, तो जब नया बना होगा तो मजबूत होगा। लाइक द बेबी, हम कभी बेबी थे, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं, एक टाइम हम ओल्ड एज में पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी भी जो है ना धीरे धीरे इसका भी वियर एंड टीयर हो रहा है। बाल सफ़ेद होंगे, दांत कमज़ोर होंगे, झुर्रियाँ पड़ेंगी, है ना, एनर्जी लेवल कम होगा, शरीर में पेन शुरू होगा, आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम के साथ साथ होती हैं। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ नई बनी है तो पुरानी होती है, तो पुरानी होती है तो उसमें नुकसान होते हैं। घर है तब प्लास्टर टूटेगा, दीवारों में दरारें पड़ेंगी, है ना, फर्श टूटेगी, पुताई की आवश्यकता महसूस होगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब घर खंडहर बन जाएगा तो वो कहती हैं कि एज इतनी ज़्यादा हो चुकी उसके बावजूद भी यहाँ से वहाँ वो घर के प्रति जो उनका जो डिवोशन है, जो केयरफुल लुक है, एटीट्यूड है, तो वो देखने की कोशिश करती हैं कहीं घर में कहीं कोई मरम्मत की तो ज़रूरत नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है।
इवेल्युएट का मतलब होता है टू जज, मतलब देखना, समझना और फिर कोई डिसीजन लेना। मेक असेसमेंट, मूल्यांकन या जांचना एक प्रकार से। तो घर की स्थिति का निरीक्षण करती है मार्किंग, मतलब यहाँ पे कि हाउ टाइम हैज़ ब्रॉट एनी डैमेज टू द हाउस, जबकि उम्र के कारण उनके पैर दुख रहे होते हैं तो भी मूव करती हैं, और समय के साथ साथ घर को क्या क्या नुकसान हुआ है उसे देखने की कोशिश करती हैं, समझने की कोशिश करती हैं। इसके आगे की जो लाइन है थोड़ा सा हमें समझना है। द पास्ट, पास्ट का मतलब होता है कि हमारा बीता हुआ समय। प्रेजेंट का मतलब होता है कि हमारा अभी का समय। कलेप्स का मतलब होता है धड़ाम से गिर जाना, धाराशाही हो जाना। टू फॉल अपॉर्ट एंड ब्रेक डाउन कंप्लीटली, है ना, गिरना, टूट जाना, पूरी तरह से ढह जाना, है ना। जिस प्रकार से भूकंप वगैरह आते हैं तो घर वहीं पे ढह जाते हैं। कोई आदमी खड़ा है, अचानक उसे कुछ हुआ, हार्ट अटैक, तुरंत धड़ाम से गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। तो उस तरह से मतलब ख़त्म हो जाएगा एक प्रकार से। तो पास्ट विल कलेप्स, यानी अभी हम जो है प्रेजेंट में हैं, ठीक। तो पुराने समय से, पिछले टाइम से जो कुछ भी चला आ रहा है, कभी वो न्यू रहा होगा, लेकिन हमारा प्रेजेंट के लिए तो वो पास्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? पास्ट। तो वो ख़त्म होगा, कलेप्स करेगा एक दिन। तो वो सोचती हैं कि ये घर कब तक रह पाएगा। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि जो भी पास्ट है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ यादों में रह जाएगा। और हाउ लॉन्ग द प्रेजेंट लास्ट, लास्ट का मतलब होता है टिकना, बने रहना। तो कलेप्स का मतलब ख़त्म हो जाना, उसी का अपोजिट हो गया लास्ट। तो जो प्रेजेंट हमारा है, तो अभी तो हमें नया नया लग रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार बस ये टाइम कभी चेंज ही नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये पास्ट बन चुका होगा, प्रेजेंट आपका कुछ दूसरा होगा, और ये पास्ट भी ख़त्म होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पुराना हो चुका है वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा एक दिन। और जो अभी का है वो कितने समय तक चलेगा, कब तक टिकेगा, एक दिन वो भी कलेप्स हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों फिलॉसफी की बात की गई है कि जो टाइम है ना, टाइम किसी को नहीं छोड़ता, उसके अपने रेवेजेस होते हैं। रेवेजेस का मतलब होता है कि वो समय के साथ साथ, है ना, चीज़ों को बनता बिगड़ता देखता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का साथ साथ चलना होता है, और टाइम इसका साक्षी होता है, विटनेस होता है, वो देखता है इन सब चीज़ों को। समय के साथ साथ एक दिन ख़त्म होना है, जो अभी है वो कितने समय तक रहेगा, उसे भी एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो मेरी एज, ये घर कोई घर की ही बात नहीं है। यहाँ पर दादी हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, वो एक प्रकार से पास्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे हम लोग हैं, पोएट हैं, छोटे हैं, वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दादी एक दिन शी विल लीव द वर्ल्ड, शी विल कलेप्स, मतलब शी विल डाई। और जो प्रेजेंट है वो कब तक रहेगा? तो हर आदमी यहाँ आता है, पृथ्वी पर वक्त बिताता है, और एक दिन यहाँ से चला जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कवि यहाँ पर ये बताता है कि हर चीज़ की एक सीमित अवधि होती है, मतलब देयर इज़ ए लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज़ इनएविटेबल डिके, एक दिन नष्ट होना ही होना है। हाउ एवरीथिंग एजेस एंड इवेंचुअली फेड्स अवे। तो ये जीवन की सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करवाना चाहता है पोएट रीडर्स को, कि ऑल थिंग्स हैव ए लिमिटेड स्पैन येट देयर इज़ अ डिग्निटी इन केयरिंग फॉर व्हाट रिमेन्स। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ बचा है उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना है ना, ज़रूरत पड़ने पे उसको मेंटेन करना है, उसको मेंट करना है, बना के रखना है। तो जब तक है तब तक उसको हिसाब से, तरतीब से, सलीके से, केयरफुल एटीट्यूड के साथ हमें संभाल के रखना है। तो वो दादी यहाँ पे कर रही हैं। और यहाँ पर हम एक दूसरा भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि मतलब पुरानी यादें जो हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, मतलब मुझे कब तक लोग याद रखेंगे, और अगर अभी याद रख रहे हैं तो ये यादें कब तक उनके मन में टिकेंगी। मीन्स कि द fear of losing old memories that is past and wondering how long the current situation that is a present will continue. तो change is the law of the nature, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो देखिए हमने शुरुआत की थी यहाँ से, मतलब वो घर उनकी याद दिला देता है। इसके अलावा हमने देखा समर हमारा कैसे बीतता था, फिर वो धीरे धीरे चीज़ों पे नज़र रखती थी, और किसी चीज़ की मरम्मत है, क्या है, उसकी देखभाल करनी कैसे करनी है। वो मूव करती रहती थी कमरे से कमरे अपने आर्थेटिक जॉइंट्स की पेन के बावजूद भी, और शायद ये सोचती थी कि जो पुराना हो चुका है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जो प्रेजेंट अभी है, नया नया है ना, वो कब तक टिकेगा, वो भी पास्ट बनेगा, एंड इट विल आल्सो कैलेप्स। यही चीज़ हर जगह लागू होती है, चाहे जीवन हो, चाहे किसी का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे हमारी मेमोरीज ही क्यों ना हो, अभी अभी ताज़ा है ना, पता नहीं कब तक टिकेंगी। अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इसमें इमेजरी तो है ही है, क्योंकि हमें चीज़ें जो है दिमाग में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। पर्सोनिफिकेशन भी है, क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि डैमेज ऑफ द ईयर्स। तो एक प्रकार से यहाँ पे घर को
कि एज के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे हमारी ह्यूमंस की एज होती है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है वो आप जानते हैं कि हम किसी भी जो व्यक्ति नहीं है उसको व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे कमरे को एक व्यक्ति के रूप में पेश किया गया जिसकी एज हो रही है, ओल्ड हो रहा है, एक दिन कलेप्स करेगा। जैसे कि घर कोई जीवित चीज़ हो, है ना, फील अलाइव एंड अफेक्टेड बाई टाइम जस्ट लाइक द ग्रैंड मदर। जैसे ग्रैंड मदर है तो सी हैज़ टू सफ़र द रेवेजेस ऑफ टाइम, इसी प्रकार से घर भी सफ़र कर रहा है। इंजॉयमेंट है ये, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में। मेटाफर है यहाँ पे, देखिए पास्ट विल कलेप्स, इसमें मेटाफर है, पास्ट विल कलेप्स। और ये किस चीज़ के लिए मेटाफर है? ये एक आइडिया की तरफ इशारा कर रहा है, इसको पहले मिटा दें। तो पास्ट विल कलेप्स, तो ये इट इज़ ए मेटाफर फॉर द आइडिया ऑफ मेमोरीज़। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेमोरीज़ और हेरिटेज, यानी हमारी विरासत की तरफ भी हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी विरासत है ना, हम सैकड़ों सालों से, हज़ारों साल से पुरानी चीज़ों को संभालते चले आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ट्रेडिशंस हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो कहानी किस्से की बातें हों, आज भी हम उन्हें याद करते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं लोगों को, विजिट करते हैं अगर वो जगह है तो, है ना। हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पुराने समय के जो भी राजा महाराजा, उनकी स्टोरीज़, लोक कथाएँ, तो तमाम चीज़ें पुरानी हम सहेजे चले आ रहे हैं, वो हमारी हेरिटेज हो जाएगी। और उसी प्रकार से लोगों की याद है, आज नहीं है फिर भी हम उन्हें याद करते हैं, तो ये फेड अवे हो जाएगी। कब तक ये रहेगा? जैसे कि जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, दे टेंड टू डिटेरियोरेट ओवर टाइम। तो ये यहाँ पे बहुत ही फोकस जो है वो टाइम पे दिया गया है, और टाइम के साथ साथ चीज़ें एंड होती हैं, फिनिश होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, कलेप्स होती हैं, वो चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पे फिलॉसफी की बात है। एलिट्रेशन क्या है? इसमें रिपीटिशन भी है, देखिए रूम रूम, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे एलिट्रेशन भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यू नेवर नीड ग्लासेस टू मार्क contours of your house, though you can't see grandsons at a distance, once wore a blouse inside out, nothing has changed. Grandmother, no, not yet. यहाँ पर पोएट एक प्रकार से कहा जाए तो ट्रिब्यूट देते हुए कहता है कि यू नेवर नीड ग्लासेस, आपको चश्मों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, टू मार्क द कंटूर्स ऑफ योर हाउस, यानी इस घर के कोने कोने, आउट कंटूर्स का मतलब यहाँ पे जैसे मीनिंग दिया गया है किसी भी चीज़ की जो आउटलाइन है, किसी का जो शेप है, तो शेप का एक जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं और आपकी जो छाया बन जाती है तो कह सकते हैं कि आप वो भी आपकी कंटूर है। तो आप कह सकते हो कि एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, मतलब घर की बनावट, और घर की बनावट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब। आपको चश्मों की आवश्यकता नहीं है जब घर की बात आती है, घर के कोने कोने की बात आती है ना, पूरी रूपरेखा की बात आती है, पूरे घर की बात आती है। दो, हालांकि, यद्यपि, यू कांट सी ग्रैंडसन्स, जबकि आप अपने जो है ग्रैंडसन्स को, जैसे कि पोएट खुद भी है, उनको आप नहीं देख सकती एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे खड़े हों तो आपको चश्मों की आवश्यकता पड़ेगी, बिना चश्मे के आप नहीं देख पाएंगी। वंस वोर ए ब्लाउज, एक बार तो ऐसा हुआ कि आपने जो ब्लाउज था वो इनसाइड आउट पहन लिया, मतलब उल्टा पहन लिया, जो अंदर की तरफ होना चाहिए वो बाहर, बाहर की तरफ होना चाहिए अंदर। तो इससे पता चलता है कि ओल्ड एज की वजह से सी सफ़र्स फ्रॉम आई साइट आल्सो, इशू है वहाँ पे। उसके बावजूद भी जब घर की बात आती है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया है, तो आंखें बंद करके भी वो कहाँ क्या चीज़ रखी है पता है, किस कमरे में है, उन्हें घर, मतलब घर की बारीकियों से वो परिचित हैं, उसके लिए चश्मों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सिर्फ एहसास, फील, टच ही पर्याप्त है। लेकिन अपने ग्रैंडसन्स को थोड़ी दूरी पे हैं तो नहीं देख पाती, यानी फिजिकल चीज़ें की अगर हम बात करें घर के अलावा वो, और यहाँ तक कि अपना ब्लाउज भी कभी उल्टा सीधा पहन लेती हैं, चश्मों की आवश्यकता होती है, लेकिन घर के प्रति जो उनका डिवोशन है, जो एक गहरा क्लोज रिलेशन है, वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही ज़्यादा डीप है। हर अटैचमेंट टू हर होम रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, है ना, सिम्बलाइजिंग हर डीप बॉन्ड विद हर सराउंडिंग्स। तो जिस घर में उन्होंने वक्त बिताया उसके आसपास के एहसास से ही वो पता लगा लेती थी, जबकि उनके आँखों को चश्मे की और सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ ठीक उनका घर से उनका बॉन्ड बताया गया है, अटैचमेंट बताया गया है। अरे जब आप स्कूल में रहते हो, जब आपको पुरानी क्लास छोड़नी पड़ती है तो नई क्लास में जाते हैं, कुछ उत्साह तो रहता है, लेकिन अगर आपका उस क्लास से कोई बॉन्ड हो, उस डेस्क पे बैठते थे, बातचीत करते थे, यानी जब आप जिस दिन स्कूल छोड़ोगे ना 12th के बाद, उस दिन आपको महसूस होगा कि अटैचमेंट क्या होता है। वो स्कूल, वो क्लास, वो डेस्क बेंच, वो टीचर्स याद आएंगे आपको, आप भी नॉस्टैल्जिया में चले जाएंगे। लेकिन वही है, पास्ट विल कलेप्स एंड प्रेजेंट हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, है ना। तो वो कहते हैं कि देखो दादी, आपका जो घर के साथ जो कनेक्शन था, है ना, वो यहाँ बता रहा है कि नथिंग है चेंज, कुछ भी नहीं बदला है दादी माँ। नो, नॉट येट, अभी तक नहीं बदला है, बिल्कुल भी नहीं बदला है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप नहीं है तो क्या हो गया, घर वही है, हम लोग वही हैं, और आपके प्रति जो हमारा लव है, हमारा जो आपसे बॉन्ड है, जो हमारा जो कनेक्शन है, जो तब था वो आज भी है,
जो मेमोरीज़ में आज भी आप हमारी ज़िंदा है, आप फिजिकली नहीं है पर हमारी यादों में है, हमारे आसपास हमें महसूस होती हैं। और ये जो घर है ये आज भी ऐसा कैसे ही है, बस एक इंटीमेट एम्प्टीनेस हमें महसूस होती है जो हमने पहले स्टेंजा में देखा था। तो यहाँ पे पोएट एक प्रकार से बताता है कि दादी के घर से जुड़ाव कितना मतलब डीप था, और साथ में आज भी वही स्थिति बनी हुई है, वो नहीं है, बस उनकी कमी महसूस होती है, पर आज भी उनसे लगाव उतना ही है जितना पहले था। घर भी वही है जिसमें वो कभी रहा करती थी, कुछ भी नहीं बदला है, चाहे हमारे मन के दिल की बात हो, चाहे फिजिकल हाउस की बात हो। तो इसमें कुछ हम पोएटिक डिवाइस ले सकते हैं। देखिए, इसमें इमेजरी तो है ही है, लेकिन इसमें एक आयरनी है। आयरनी का मतलब ये होता है कि जिसे कहा जाए कि एक व्यंग है इसमें, और ये आयरनी बहुत ही जेंटल है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि यू नेवर नीड ग्लासेस टू मार्क द कंटूर्स ऑफ योर हाउस। इससे पता चलता है कि ग्रैंड मदर हैज़ परफेक्ट फैमिलिटी विद द हाउस, यानी कि जहाँ तक घर की बात आती है तो चश्मों की आवश्यकता नहीं है, बस वो टच से वहाँ होकर उसे मतलब जान सकती है वो कहाँ पर है। लेकिन विज़न के साथ उनका इशू है। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है ना बड़ा अजीब सा है, इसे सिर्फ फील करने की बात है। ग्रैंड सन्स को सर थोड़ी दूरी पर नहीं देख सकती, अपना ब्लाउज उल्टा सीधा पहन लेती हैं, लेकिन जब घर की बात आती है तो सी इज़ वेरी मच फैमिलियर। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिशियन ढूंढें तो क्या हमें मिलेगा? यहाँ पे मिल रहा है हमें, और भी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, आप ढूंढ लीजिए। और इंजॉयमेंट तो खूब है ना, कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई पंक्चुएशन नहीं, तो इंजॉयमेंट का यहाँ पे यूज हुआ है। आगे चलते हैं स्टेंजा में। लास्ट स्टेंजा है, दो योर कलेक्टेड स्टेप्स नेवर टर्न द कॉर्नर into you in a stars and white sari, the fragrance of soap around you and all that curtains have long been taken down। फिर वो कहते हैं कि लास्ट स्टेंजा में दो, हालांकि योर कलेक्टेड स्टेप्स, तो यहाँ पे कलेक्टेड स्टेप्स का मतलब ये है कि भाई उनकी एज जो है ओल्ड काफ़ी हो चुकी थी, तो वो कदम जो है नाप तौल के धीरे धीरे रखती थी, मतलब स्लो डेलिब्रेट एंड मेजर्ड स्टेप्स, है ना। तो इट शोज देयर काम, हर काम एंड थॉटफुल मूवमेंट्स। तो धीरे धीरे ऐसे ही लोग चलते हैं जब थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है, ये कहीं गिर ना जाए, फिसल ना जाए, तो वो जो सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना, कदमों पे भी ध्यान दे के आगे चलना, लापरवाह नहीं हो सकते चलते वक्त। तो केयरफुल वॉकिंग की तरफ है। नेवर टर्न द कॉर्नर इनटू यू। टर्न द कॉर्नर जो है ये एक प्रकार से ईडियम है, जिसका मतलब होता है टू रिकवर अगेन। मतलब कोई बीमारी या किसी प्रॉब्लम के बाद आप पुनः मतलब रिकवर होके आ जाते हो, नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हो। तो यहाँ पे क्या है कि दादी की डेथ हो चुकी है, सी इज़ नो मोर, अब वो जीवित नहीं है। और यहाँ पे रिकवरी का मतलब ये है कि फिर से वो आ जाएं, फिर से अपीयर हो जाएं, दिखाई देने लगें। और दूसरी चीज़ ये भी हम कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ध्यान से चल भी रही हैं तो उसके बावजूद भी आपके अंदर फिर से वो जवानी, बुढ़ापा आपका गायब नहीं हो जाएगा। मतलब योर फिजिकल मूवमेंट्स कैन नॉट ब्रिंग बैक योर यंगर एनर्जेटिक सेल्फ। एजिंग परमानेंस है। जैसे हम बीमार होते हैं तो बहुत ख्याल रखते हैं और परहेज करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, है ना, उस वक्त हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते हैं, आराम करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हम रिकवर हो जाते हैं। लेकिन दादी आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एज का जो असर है वो आगे और डिटेरिएट ही करेगा आपकी कंडीशन। तो यहाँ पे मतलब द टर्न द कॉर्नर इनटू यू, एक लाइन सजेस्ट दैट अ फीलिंग ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू अपीयर, यानी दादी शायद फिर से आ जाए। इनटू यू का मतलब होता है कि फिर से आपके अंदर लाइफ नहीं आ जाएगी, या फिर से आपके अंदर यूथ नहीं आ जाएगा, मतलब अब आप दिखाई नहीं देंगी। इन स्टार्च एंड वाइट साड़ी, तो सफ़ेद साड़ी पहने हुए, स्टार्च का मतलब ये है जैसे आप कपड़ों पर प्रेस कराते हो, तो एक समय और आज भी आपकी मम्मी वगैरह कॉटन की हैंडलूम वगैरह साड़ियाँ वगैरह पहनती होंगी, धोती वगैरह पहनती होंगी, तो वो धोने के बाद उसके ऊपर एक क्या कलफ क्या कहते हैं उसको ना, माड़ बना के और उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर उसका प्रेस किया जाता है, एकदम कड़क हो जाता है वो। तो सफ़ेद रंग की साड़ी ऑफ सोप अराउंड यू, और आपके आसपास सोप अराउंड यू, साबुन की स्मेल। फ्रेगरेंस मतलब होता है स्मेल। तो आप जो वाइट साड़ी में, स्टार्च की हुई साड़ी में, और आपके शरीर से और आपके आसपास, है ना, किस साबुन से आप नहा के आई हैं, यहाँ पे सोप का भी जिक्र है। इससे पता चलता है कि कितना लगाव था मतलब अम्मा से, ताबिज़ खैर का या उनके जो ग्रैंडसन्स का, कि वो जब निकल के आती थी तो उनके कपड़ों की याद आ रही है और उनके शरीर से वो खुशबू की याद आ रही है। वो सब अब नहीं होगा। इससे भी पता चलता है कि द प्लीजेंट स्मेल ऑफ सोप एंड सिम्बलाइजिंग क्लीनलीनेस
एंड फैमिलियरिटी, मतलब एक तो स्वच्छता की तरफ और दूसरा बच्चों को कितना इस चीज़ का भी एहसास था। तरोताजगी, दादी की याद आ रही है। एंड ऑल द कर्टेन्स हैव लॉन्ग बीन टेकन डाउन, और ये थोड़ा सा इमोशनल टच है। और सारे के सारे पर्दे भी तो दादी अम्मा सब वो हटा दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि आपकी डेथ हो चुकी है, यू आर नो मोर, लाइफ जा चुकी है। और दादी अम्मा, वो पर्दे भी अब नहीं है, वो भी अब यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, हटाए जा चुके हैं, जिन पर कभी वो ध्यान से देखती थी कहीं टीयर एंड वियर तो नहीं है। तो इस स्टेंजा में मतलब द पोएट रिफ्लेक्ट्स दैट हिज ग्रैंड मदर विल नेवर अपीयर एज सी यूज टू बी। तो जिस प्रकार से दादी अम्मा पहले थी, है ना, जब वो जीवित थी, तो उस तरह से अब कभी नहीं आएंगी कि साड़ी में हो और उनके शरीर से, है ना, फ्रेगरेंस हो सोप की, इन अ क्लीन स्टार्च्ड वाइट साड़ी विद द स्मेल ऑफ सोप, है ना। ही रियलाइजेज दैट हर इमेज हैज़ फेडेड, यानी उनकी जो याद है धीरे धीरे खत्म हो रही है इस घरों में। जस्ट लाइक द कर्टेन्स विच वंस वर पार्ट ऑफ द हाउस बट आर नाउ गॉन। कभी पर्दे इस घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। उसी प्रकार से दादी माँ, आप भी धीरे धीरे आपकी याद भी धुंधली होती चली आ रही है। कभी सोचता है कि उसकी दादी पहले की तरह साफ़ और सफ़ेद साड़ी में, है ना, खुशबूदार साबुन के साथ फिर से नहीं दिखाई देंगी। वह महसूस करता है कि उनकी छवि धुंधली हो गई है, जैसे घर के पर्दे अब नहीं हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो स्टेंजा है ना, ये थोड़ा सा हमें फ़िलॉसफी बताता है कि पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, उसका अपना रोल है, लेकिन हाउ वी लव आवर इंटीमेट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली मेम्बर्स, आवर लव्ड वंस, तो वो भी धीरे धीरे फेड होने लगता है। द इमेज ऑफ हिज ग्रैंड मदर सो विविड इन हिज मेमोरीज, जो उनकी यादों में इतनी, मतलब उनकी दादी माँ की जो याद इतनी भरी हुई है, सोज हाउ मेमोरीज कीप लव्ड वंस अलाइव इवन एज एवरीथिंग चेंजेस और डिसअपियर्स। यानी पर्दे हट गए, आप भी नज़र नहीं आएंगी, उसके बावजूद भी आप हमारी मेमोरी में बनी रहेंगी। ये भी हम एक मीनिंग यहाँ निकाल सकते हैं। तो लास्टिंग इफ़ेक्ट ऑफ मेमोरीज आप कह सकते हो। सब बदल सकता है, लेकिन दिल से याद जब तक चाहे हम रख सकते हैं। मतलब हमारे आसपास सब खत्म हो सकता है, हम अंतिम सांसें तक ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल में हम अपनों की याद को रख सकते हैं। तो जैसे आप अर्थ निकालना चाहें, जितना पॉजिटिव आप सोच सकें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर रह सकती है तो यादों में रह सकती है ना। कि कैसे यादें हमारे प्रियजनों को जीवित रखती हैं, भले ही सब कुछ बदल जाए, गायब हो जाए, घर टूट जाए, बिखर जाए, पर्दे गायब हो जाए, लेकिन याद नहीं जाती। इसलिए हमें भी ऐसे ही कुछ काम करने चाहिए कि दुनिया या हमारे आसपास या हमारी क्लास या हमारे टीचर्स हमें याद रखें, अच्छे रूप में, गलत रूप में नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इमेजरी तो है ही है भाई, है ना ये, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ड एंड वाइट साड़ी की बात हो रही है, फ्रेग्रेंस ऑफ सोप की बात हो रही है, तो विजुअल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा इसमें इंजॉयमेंट है, क्योंकि जो है लाइनें मूव कर गई हैं विदाउट पंक्चुएशन। इसके अलावा एलिट्रेशन भी है, पर यहाँ पे मैं एलिट्रेशन नहीं बताऊँगा, आप खुद ढूंढेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है कि कर्टेन्स हैव लॉन्ग बीन टेकन डाउन। यहाँ पे एक मेटाफर है। मेटाफर देखिए, कोई पोएटिक डिवाइस आपको समझ में ना आ रहा हो, ना भी मीनिंग निकाल पा रहे हो, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन आप ध्यान जरूर दीजिए। ये जो पर्दे हटाए जा चुके हैं, यहाँ पे पर्दे हटाने की बात नहीं है, कुछ और बात है। वही मेटाफर यहाँ पे है कि इट रिप्रेजेंट्स पासिंग ऑफ टाइम, है ना। कभी पर्दे लगाए गए थे नए नए और अब हटा लिए गए, ये समय के साथ हुआ है। दैट चेंज विल हैपर विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप भी नहीं रही दादी माँ, पर्दे भी नहीं रहे, लेकिन पॉजिटिव अगर हम सोचें तो आज भी हमारी मेमोरीज में अब जिंदा है। तो फिजिकल चीज़ें नष्ट होती चली जाती हैं, लेकिन हमारे मन और आत्मा, सोल, है ना, ये चीज़ें बनी रहती हैं। और हम यहाँ पे सिंबॉलिक भी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब स्टार्च्ड वाइट साड़ी, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि वाइट साड़ी का मतलब ये हो सकता है कि ना रहे हो, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स में दादा ना रहे हो, खाली दादी रही हो, अम्मा जिन्हें कहा जाता है। और स्टार्च वाइट साड़ी और फ्रेग्रेंस ऑफ सोप को मतलब नहाना, तरोताज़ा रहना, साफ़ सफाई रखना, है ना। तो स्टार्च्ड वाइट साड़ी को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे सिम्बॉलिज़म का यूज हुआ है, ठीक है। और ये किस चीज़ का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? सिम्बॉलिक ऑफ क्लीनिनेस, ठीक है। ये चीज़ खूब ध्यान रखती थी अपनी साफ़ सफाई का। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये उनकी डिग्निटी को भी शो करता है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू को भी शो करता है ये दादी के, मतलब जहाँ तक आप ले जाएं। इसी प्रकार से फ्रेग्रेंस ऑफ सोप भी है, इस सिम्बोलाइज सेंस ऑफ वार्मथ एंड फैमिलियरिटी, है ना। उनकी सोप की खुशबू तक याद है लोगों को यहाँ पे।
और कर्टेन्स हैव बीन लॉन्ग डाउन को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई देखिए, समय के बीतने के साथ साथ पुरानी परंपराओं या जो भी हमारा जो कुछ प्रोटेक्टिव कवर होता है जैसे पर्दे वगैरह, ये भी समाप्त हो जाते हैं, है ना। बड़े बड़े किले कभी बने थे, सब खंडहर में कन्वर्ट हो गए, सिर्फ उनकी याद रह गई कभी यहाँ पे कुछ था। तो पैसेज ऑफ टाइम का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। ओल्ड ट्रेडिशंस एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स है ना, डिसअपियर ओवर द ईयर्स। चमकता सूरज भी अस्त हो जाता है, दिन भी ख़त्म होता है, रात आ जाती है। तो दिस इज़ टाइम। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस पोएम में नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि पोएट जो है ना पुरानी यादों में खो जाता है। और इसमें फैमिली बॉन्ड्स भी दिखाया गया है, किस प्रकार से हम अपनों को अपनी यादों में जीवित रखते हैं, इवन दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। मेमोरी, नॉस्टैल्जिया है तो मेमोरी की तो बात होगी, है ना। ये पुरानी यादों में चले जाते हैं, दैट इज नॉस्टैल्जिया। वो आपको थोड़ा सा सैड भी फील कराता है क्योंकि वो चीज़ें है नहीं आपके साथ। इसके साथ साथ इसमें पैसेज ऑफ टाइम की भी बात है, और पैसेज ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि चीज़ें हमेशा नहीं रहती हैं। अगर वो बनी है ना, तो वो बिगड़ेंगी एक दिन ज़रूर। कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन है, बनने के साथ बिगड़ना है। और मैंने कहावत भी सुनी है, हमारे एक मित्र हैं वो कहते हैं, तुलसीदास का नाम लेते हैं उसमें, कि जो फरा का मतलब फ्रूट लगा, फल लगा, सो झरा का मतलब ये है कि वो गिर जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो वो भी इसकी एक थीम है। और यहाँ पे घर जो है ना, वो जो हाउस है, वो एक प्रकार से यहाँ पे हेरिटेज को भी हमें शो कर रहा है। सिर्फ घर की बात नहीं है, ये हमारे राष्ट्र और राष्ट्र की विरासत की भी बात है कि हमें उन्हें संभाल के रखना चाहिए। जिस प्रकार से जो दादी होती हैं, एक मॉरल करेक्टर दादी का दिखाया गया है कि जिस घर में है उस घर को, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, है ना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। एजेस होती है सबकी, चीज़ें फ्रेजाइल हैं, है ना, ये चीज़ ख़त्म होना है। हमारा घरों से कितना कनेक्शन डीप होता है। और साथ ही साथ कंटिन्यूटी ऑफ लव। जब दादी थी तो भी उनके ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स उनसे प्यार करते थे, और नहीं है उसके बावजूद भी दे लव हर। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारा बने रहना चाहिए अपनों के साथ। और इसीलिए हमारे तीज त्यौहार होते हैं। हमारी आज़ादी 1947 में मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी इन पलों को हम याद करते हैं 15 अगस्त में, है ना। आप बर्थडे मनाते हो, और जो नहीं है उनको ट्रिब्यूट देते हो, उनका दिन मनाते हो, उनकी जयंती मनाते हो, फूल अर्पित करते हो, उनके याद में मतलब आप कार्यक्रम रखते हो। तो पूरी पोएम एक नॉस्टैल्जिक टोन में लिखी गई है इसमें। बाकी कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप ज़रूर जाइए वहाँ पे। काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे, तो थोड़ा सा ही मैंने यहाँ बता के छोड़ा है, आपको वहाँ काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बहुत मैटर मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर जो विंड चाइम्स की हमने दिए हैं, अगर आपकी बुक डिफरेंट है हमसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, और हमें आप बताइए, हम आपकी बुक के क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर देंगे। कुछ पूछना हो, समझना हो, कोई दिमाग में रह गया हो, तो बेझिझक आप हमसे ऑनलाइन पेड क्लास बुक कर लीजिए, वहाँ आइए, हमसे बात करिए, हम आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से खूब प्यार करिए, खूब लगाव रखिए, और उनके एक्सपीरियंस से, उससे, उनके विजडम से फ़ायदा भी उठाइए। ठीक है, तो बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।